आज हमें समुद्र विज्ञान शुरू करना है। तो समुद्र विज्ञान में देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमको पढ़ने हैं, और इसमें उन सारे टॉपिक्स को शामिल किया गया है जो यूजीसी नेट जेआरएफ में आईएएस पीसीएस ऑप्शनल और जीएस में रखे गए हैं। क्लास चूँकि कॉन्सेप्चुअल क्लास है इसलिए थोड़ा सा लंबी चलेगी और लगभग 12 से 14 टॉपिक हैं जो इस सिलेबस में हम पढ़ेंगे। समुद्र विज्ञान के सिलेबस में उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी सी बात हम करेंगे समुद्र विज्ञान पे, सामान्य बातें होंगी, आप इसे कह सकते हैं सामान्य चर्चा। सामान्य चर्चा नाम का कोई टॉपिक है नहीं, ना तो यूपीएससी ने डिज़ाइन किया है, ना पीसीएस ने, और ना ही यूजीसी ने। ये हमारी आपकी बातें होंगी। सामान्य चर्चा में हम देखेंगे कि महासागर कितने हैं, कैसे बने होंगे, कुछ सिद्धांत है जो भूआकृति विज्ञान में हमने चर्चा किया है आपसे, उन सारे सिद्धांतों को यहाँ पे थोड़ा सा बता देंगे कि आप जाकर वहाँ देख लें। और उन सिद्धांतों में बताया गया है कि कैसे महासागर बने हैं और इन महासागरों की एक सामान्य समझ, इनका वितरण कैसे है, क्या विशेषताएं होती हैं, क्यों पढ़ना चाहिए महासागर विज्ञान हमको, इन सब पे थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। उसके बाद में दूसरा टॉपिक जो हमारा होगा, अब चूँकि महासागरों को थोड़ा सा देख लेंगे मैप पे भी कौन कौन से महासागर हैं, कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि महासागर का नितल उच्चावच, ये हमारा पहला टॉपिक होगा, महासागरीय नितल उच्चावच। नितल उच्चावच का क्या मतलब होता है? नितल उच्चावच महासागर का जो तली है, एक तो होता है उसका सरफेस तल और एक होता है बॉटम, जो नीचे का हिस्सा है, जहाँ पे महासागर की शुरुआत, जहाँ से आप कह सकते हैं अगर ये कोई महासागर है ये, तो इस महासागर में ये तो हो गया सरफेस जो हमें दिखाई दे रहा है, इसको तल बोलते हैं, सागर तल। नीचे जाने पे जहाँ पे आपको स्थल दिखाई दे, जो भूखंड जिस पे जो क्रस्ट है जिसके आगे फिर महासागर नहीं है, महासागर की जो अंतिम गहराई है, इसका अंतिम बिंदु जहाँ से आप सतह से टकराते हैं, इसको बोलते हैं सागर नितल या महासागरीय नितल। चैप्टर का नाम ही है नितल उच्चावच। उच्चावच का मतलब होता है कि सामान्य जो स्थल है उसमें उतार चढ़ाव, अगर कहीं गड्ढे हैं, कहीं खाई है और कहीं पे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, पहाड़ियाँ हैं, तो इसी विविधता को, यही जो डाइवर्सिटी है, इसी को उच्चावचीय विविधता कहते हैं। तो इसमें हम समझेंगे कि जैसे महाद्वीपों पर हमने पढ़ा भूआकृति विज्ञान में कि पर्वत हैं, पठार, मैदान, खाड़ी, जलसंधि, दरारें पढ़े हमने, भ्रंश पढ़ा, इन सब का निर्माण की प्रक्रिया पढ़ा हमने। वैसे ही जब 30% लगभग महाद्वीप हैं पृथ्वी पर और 70% के लगभग महासागर हैं और महाद्वीपों पर इतनी विविधताएं पाई जाती हैं, तो महासागरों में भी औसतन इसी के आसपास विविधता होगी। होना तो इससे ज़्यादा चाहिए और है भी, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो महाद्वीपों के अपेक्षा महासागरों में थोड़ा कम ही पढ़ना है। महाद्वीपों में तो बहुत कुछ पढ़ना था, लेकिन महासागरों में 10 से 12 चैप्टर ही पढ़ने हैं। नितल उच्चावच में ही हम पढ़ लेंगे कि महासागर का जो मग्न तट है, मग्न ढाल है, महासागर में उभार कैसे होते हैं, निक्षेप कहाँ पाए जाएंगे, कहाँ पे डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होगी, इन सब के चर्चे हम करेंगे इसमें। गर्त, जो खाइयाँ हैं, आप लोग खूब पढ़े होंगे, मौरियाना गर्त जिसकी गहराई लगभग 11,034 मीटर है, जो कि महाद्वीपों पर ऐसा कोई स्थल ही नहीं है। एवरेस्ट जो कि सबसे ऊंचा स्थल है, उसकी चोटी भी 8,850 मीटर ही ऊंचाई पर है और 11,034 मीटर गहरी मौरियाना गर्त है। तो इस तरह की विविधताएं हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और जब नितल उच्चावच पढ़ेंगे तो इसी में हम तीनों महासागर के, अटलांटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के अलग अलग नितल उच्चावच के बारे में हम
पढ़ेंगे। ठीक है, प्रशांत महासागर इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यही चैप्टर समुद्र विज्ञान की आधार को तय करेगा कि समुद्र विज्ञान में आप जो पढ़ने जा रहे हैं उसका जो बेस होगा वो यही चैप्टर होगा। हालांकि हम जब तापमान पढ़ेंगे, लवणता पढ़ेंगे, तापमान में तो इस नितल उच्चावच की बहुत बड़ी भूमिका नहीं आती है, लेकिन जब हम लवणता पढ़ेंगे, महासागरों की खारापन की बात करेंगे, तो वहाँ ये चर्चा सामने आएगा कि महासागरों में खारापन का जो प्रमुख स्रोत है, कहीं न कहीं ये इसके उच्चावच हैं और एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, स्थलीय और महासागरीय उच्चावच। ठीक है, तो इस पे हम सामान्य चर्चा करके आगे बढ़ेंगे और इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके बाद में तीसरा चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, महासागरों का तापमान। ये तीसरा चैप्टर है महासागरों का तापमान। जैसे हमने पृथ्वी पर जलवायु विज्ञान में वायुमंडल का तापमान हमने पढ़ा कि कैसी विविधताएं हैं, कैसे लेयर बने हैं, सूर्य का प्रकाश अंतिम स्रोत है, पृथ्वी पर किसी भी वस्तु या पदार्थ में ऊष्मा या ऊर्जा की मात्रा को निश्चित करने का। तो सूर्यातप कैसे प्राप्त होता है महासागरों को, और महासागरों का कितना जल उससे गर्म हो सकता है। महासागरों में जो ऊष्मा है, गुप्त ऊष्मा है, आखिरकार वो सूर्यातप ही है जो सूर्य से प्राप्त हो रहा है। तो महासागरों में जो ये ऊर्जा है ऊष्मा के रूप में, गुप्त ऊष्मा के रूप में, उसका वितरण कैसा है। क्या हर जगह पे महासागरों में एक जैसा तापमान है? नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कारण होगा, इन सारी बातों पे हम चर्चा इस चैप्टर में करेंगे और देखेंगे कि महासागरों में जो तापमान में विविधता आ रही है वो तापमान में विविधताएं कैसे आ रही हैं। इसके बाद में जब तापमान पढ़ लेंगे तो इसी से जुड़ा हुआ चैप्टर होगा लवणता, महासागरीय लवणता, क्योंकि तापमान और लवणता का बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। जहाँ तापमान अधिक होगा वहाँ वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण में जल के अणु तो वाष्पित हो जाएंगे लेकिन नमक वहीं पे छूट जाएगा और लवणता अधिक हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं महासागरीय लवणता महासागरों के तापमान को फॉलो करता है। ये हम इस चैप्टर में देखेंगे कि लवणता है क्या, इसको मापते कैसे हैं, और महासागरों में अलग अलग हिस्सों पे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लवणता पाई जाती है, तो उसका क्या कारण है। क्या ये लवणता हमेशा से रही है महासागरों में, या महासागर के बनने के बाद में हुई है, लवणता बढ़ रही है कि घट रही है। इन सब सवालों का जवाब हम इसी चैप्टर में देखेंगे, महासागरीय लवणता वाले चैप्टर में। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा ये। महासागरीय लवणता पढ़ने के बाद में फिर हम आएंगे दूसरे चैप्टर पे, और वो चैप्टर होगा महासागरीय निक्षेप का। महासागरीय निक्षेप क्या होता है। महासागरों में ना एकदम प्लेन चीज़ें, सारी चीज़ें प्लेन नहीं पाई जाती है। महासागरों में बहुत सारे निक्षेप ऐसे हैं जो महाद्वीपों से नदियों के माध्यम से पहुंचा दिए गए हैं और वहाँ पे जाकर के वो इकट्ठा हुए हैं। जैसे बोल्डर है, बालू है, चीका है, डाइटम जैसे जीव हैं, ये सब निक्षेप में आते हैं। लाल नीला पंख है, ये सब क्या है, एग्ज़ाम में खूब पूछा जाता है, खासकर ऑप्शनल में तो अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं इस पर। तो महासागरीय निक्षेप पे हम चर्चा करेंगे। और महासागरीय निक्षेप इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि महासागर में को महासागर का रूप लेने से पहले वो भी एक स्थल की तरह ही था। जैसा केल्विन ने बताया अपने सिद्धांत में कि महाद्वीप और महासागर का निर्माण हुआ। प्लेट टेक्टोनिक थियरी बताती है कि महासागर बाद में बने हैं। तो इन बनने के दौरान में जो इनका अवसाद निकला, वैसा तो है नहीं कि चाकू उठाए और आधा इधर कर दिए, बीच में महासागर बन गया। महासागर बना है तो किसी दरार के सहारे बना होगा, तो बहुत सारे अवसाद उसमें जमा हुए होंगे। यहाँ तक कि भूसन्नति सिद्धांत ये बताता है कि इन्हीं अवसादों का परिणाम है जो आज बलित पर्वत हैं हमारे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है महासागरीय निक्षेप, इसको देखेंगे। महासागरीय निक्षेप के बाद में जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो होगा प्रवाल भित्तियों का।
क्योंकि महासागरीय निक्षेप का ही एक रूप है प्रवाल भित्तियाँ, लेकिन ये इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इनको हमें अलग से पढ़ना है। प्रवाल भित्तियाँ दरअसल समुद्रों में मग्न तट या थोड़ा सा छिछले जल में पाए जाने वाले एक प्रकार का जीव हैं जो कॉलोनी में रहते हैं और बड़े ही रंग बिरंगे दिखते हैं। इतने खूबसूरत होते हैं ये कि आप कभी सामने से देखें, मैंने भी अभी तक सामने से देखा नहीं है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और इनकी सबसे ख़ास बात होती है कि इन्हें महासागरों का वर्षा वन कहा जाता है। जैसे पृथ्वी पर महाद्वीपों पर विषुवत रेखीय क्षेत्र में वर्षा वन पाए जाते हैं, वैसे महासागरों में भी इनको वर्षा वन की संज्ञा दी गई है। और वो इसलिए क्योंकि इनके अंदर जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। स्थल भाग पे आप पढ़ते हैं कि सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी महाद्वीपीय वर्षा वन में होती है, तो वैसे ही महासागरीय वर्षा वन जो प्रवाल भित्तियाँ हैं इनमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरी चीज़ कि ये टेम्परेचर या किसी भी तरह के जो डिस्टर्बेंस होता है, एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस, उसके प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। यहाँ तक कि 2 डिग्री तापमान घटा या बढ़ा दिया जाए, जो इनकी आवश्यक दशाएं होती हैं उसमें, इनको जितना तापमान चाहिए अगर उसमें 2 डिग्री तापमान बढ़ा या घटा दिया जाए तो उनकी डेथ हो जाती है, और जिसे प्रवाल विरंजन कहते हैं। उसके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो प्रवाल भित्तियों को देखेंगे क्या हैं, किस तरह के जल में इनकी उत्पत्ति होगी और कहाँ ये अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। इसके बाद देखेंगे कि इनमें विरंजन की जो घटना होती है प्रवाल भित्तियों में, कि इनके मरने की वजह क्या है और उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। इन सब विषयों पर चर्चा हम प्रवाल भित्ति वाले चैप्टर में करेंगे। इसके बाद में अगला चैप्टर जो हमारा होगा वो महासागरीय तरंग कह सकते हैं, तरंग, लहर या महासागरीय धारा। यानी महासागरीय जल में जो मूवमेंट हो रहा है लगातार, इतने भारी मात्रा में है, महासागर पृथ्वी के 70% क्षेत्र को आच्छादित करते हैं, तो शांति से तो बैठेंगे नहीं, क्योंकि इनके पास बहुत जगह है, बहुत ज़मीन है। तो इनमें लगातार कोई ना कोई गति पाई जाती है, हमेशा कोई ना कोई गति होती रहती है महासागरों में। तो उन्हीं गतियों में हम तरंग पढ़ेंगे कि तरंगें कैसी होती हैं, कैसे चलती हैं, लहरें पढ़ेंगे, धाराएं पढ़ेंगे। महासागरीय धाराएं मेन चैप्टर के रूप में दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ प्रश्न बने हैं लहरों से भी, और कुछ तरंगों को लेकर के भी क्वेश्चन बनाए गए हैं। हालांकि तीनों मिले जुले रूप से एक ही हैं, लेकिन कुछ अंतर है, वो हम स्पष्ट करेंगे इस चैप्टर में, देखा जाएगा। ठंडी गर्म, आप लोगों ने खूब गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा के बारे में खूब पढ़ा होगा। न्यूफाउंडलैंड के पास ठंडी धारा से मिलती है, और फिर वहाँ पे मत्स्य उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो कैसे होता है, क्यों बढ़ता है मत्स्य उत्पादन, इन सब विषयों पर यहाँ चर्चा किया जाएगा। और महासागरीय धाराएं जब पढ़ेंगे तो ये तीनों महासागर की पढ़नी होगी हमें, क्योंकि अलग अलग महासागरों में ये धाराएं चलती हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में। इसके बाद में अगला चैप्टर, अब धाराएं हम पढ़ेंगे तो उसी दौरान एक दूसरी गति होती रहती है महासागरों में, उसे ज्वार भाटा कहते हैं। तो हम ज्वार भी देख लेंगे, टाइड। टाइड चूँकि थोड़ा सा लंबा चैप्टर होगा, इसे 2 भागों में हम लोग पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एस्ट्रोनॉमी से रिलेट करके भी इससे क्वेश्चन बनता है, और महासागर में जो गतियां हो रही हैं उससे तो बनेगा ही। इसका प्रभाव भी हम देखेंगे। इसके बाद में अगला चैप्टर जो है हमारा वो समुद्र तल परिवर्तन की बात होगी। समुद्र तल परिवर्तन, ठीक है। एक होता है समुद्र का नितल प्रसरण और एक होता है तल परिवर्तन। तल का मतलब हो गया कि समुद्र का जो सरफेस है ये इसमें चेंजिंग आ रही है, कभी ये ऊपर जा रहे हैं तो कभी ये थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं। इस विषय में हम पढ़ेंगे, और जितनी बार लगभग में तल परिवर्तन हुआ है इस पे भी चर्चा किया जाएगा।
इसी से संबद्ध एक अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो समुद्र नितल या महासागरीय नितल प्रसरण की बात करेंगे। महासागर फैल रहे हैं, महासागर नितल प्रसरण। इंटरव्यू में एक सवाल बनता है कि प्रशांत महासागर सिकुड़ रहा है जबकि सभी महासागर फैल रहे हैं, और प्रशांत महासागर भी फैल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि प्रशांत महासागर फैल रहा है फिर भी एक स्टेटमेंट कहा जाता है कि वो महासागर सिकुड़ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही महासागर फैल भी रहा है और सिकुड़ भी रहा है? अटलांटिक महासागर कैसे फैल रहा है? तो इन महासागरों में जो प्रसरण हो रहा है, इनका फैलाव बढ़ रहा है, कोई सिकुड़ रहा है, तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत इसकी व्याख्या करता है। हम इस चैप्टर में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ये समझने के लिए कि कैसे सागर का नितल फैल रहा है और कोई महासागर सिकुड़ रहा है। कोई फैलेगा तो किसी को सिकुड़ना पड़ेगा ही, तो इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो समुद्री प्रदूषण का होगा, आज की जो सबसे बड़ी समस्या है समुद्री प्रदूषण। समुद्र प्रदूषण पे एक स्वतंत्र क्लास होगी, डिपेंडेंट क्लास होगी और थोड़ी सी लंबी क्लास होगी, क्योंकि आज के डेट में देखा जाए तो समुद्र प्रदूषण बड़े पैमाने पे हो रहा है, जिस पर ध्यान भी सरकारें दे रही हैं, लेकिन सुधार बहुत अच्छे से नहीं हो रहा है और परिणाम आप देख रहे हैं। अतिक्रमण करने की स्थिति में आ गए हैं समुद्र, और कर भी रहे हैं। हमारी तटरेखाएं डूब रही हैं धीरे धीरे करके, तटीय क्षेत्रों में पानी चढ़ रहा है। सुनामी, चक्रवात, इनकी बारंबारता में वृद्धि हो रही है। समुद्री जो विविधता है, जैव विविधता है, उसमें ह्रास होता जा रहा है। ये जो असमानताएं हैं कहीं ना कहीं ये समुद्री प्रदूषण का परिणाम ही है। इसमें हम डिटेल करेंगे और उसके बाद में पढ़ेंगे कि समुद्र में संसाधनों की जो मात्रा है, समुद्री संसाधन, कहते हैं अपार संसाधनों से भरपूर है हमारा समुद्र, फिर भी हम इधर उधर खोज रहे हैं कि संसाधन कहाँ से लाएं, कहाँ से लाएं। समुद्री संसाधन में जैविक संसाधन जैसे मत्स्य हो गया, सीप हो गया, मोती हो गया, खनिज संसाधन भी हम पढ़ेंगे। और इसी संसाधन में जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है वो है ऊर्जा संसाधन। बेहद इम्पोर्टेंट है ये ऊर्जा संसाधन, क्योंकि ऊर्जा की अपार संभावनाएं समुद्र में है। समुद्र में लहरों में, धाराओं से, तापीय ऊर्जा, तो इसके बारे में यहाँ पे हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि ऊर्जा संसाधन खास तौर पे, सभी संसाधनों पे चर्चा किया जाएगा लेकिन ऊर्जा संसाधन पे थोड़ा फोकस ज़्यादा होगा, क्योंकि ये नवीकरणीय ऊर्जा है जो हमारी वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में इसे देखा जा रहा है, जो भविष्य के लिए काफ़ी उपयोगी है। अब जब बात संसाधन की हो जाए कि संसाधन है कहीं पे, तो फिर सोच लो कि मानव क्या करने वाला है। एटम बॉम्ब ले जाकर वहाँ पे रख देंगे कि इस पे अब कब्जा मेरा है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो ऊर्जा संकट का ही है। तो ऊर्जा संसाधन, और आज भी है ऊर्जा संकट, अब देख रहे हैं डेली कोई ना कोई हेडिंग आ ही जाती है न्यूज़पेपर में ऊर्जा संकट को लेकर के। तो जहाँ ऊर्जा होगी, जहाँ संसाधन होंगे, वहाँ पे लोगों का कब्जा होगा, और इसी कब्जे को ना होने देने के लिए समुद्रों का एक रूल चलता है जिसे समुद्री नियम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये प्राकृतिक संसाधन है और इस पे सबका अधिकार बराबर है, तो कोई कब्जा ना करने पाए, इसके लिए समुद्री नियम है। तो ये चैप्टर हम पढ़ेंगे समुद्री नियम को, और इसी के साथ में लास्ट में हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। अंतिम क्लास जो होगी वो क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। हालांकि पढ़ाने के दौरान टॉपिक के बीच में जो प्रश्न आए हुए हैं उनकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन वो एक क्लास स्पेशली प्रश्नों के लिए ही होंगी, जिसमें हम और भी क्वेश्चंस को ढूंढ करके और नए प्रश्नों को कैसे बनेगा, किस टॉपिक पे, उस पर बाकायदा चर्चा करेंगे। तो अगली क्लास की जो हमारी शुरुआत होगी वो महासागरीय
नितल उच्चावच से इसकी शुरुआत करेंगे।